है तुगलक वंश। ठीक है, 1320 से 1412 के बीच। जिससे मैंने बताया था कि जैसे पहले अलाउद्दीन खिलजी थे, उनकी फाइनली मौत हो गई थी, और मौत होने के बाद धीरे धीरे जो बाकी लोग हैं वो अब सर उठा रहे थे, जिसमें अब आ जाते हैं तुगलक। कई लोग उसके बाद आए थे राजा बनने के लिए। काफूर बना था, मुबारक शाह बना, खुसरो बना, सब आ रहे हैं और धीरे धीरे क्या है, हटते जा रहे, आ रहा है दूसरा से हटा रहा है। फाइनली आया तुगलक, और फाइनली तुगलक वंश की स्थापना। तुगलक वंश का जो संस्थापक है उसका नाम था गजनी मलिक। जो तुगलक का मेन जो जिसने स्टार्ट किया था उसका था गजनी मलिक। क्या इसका नाम कोटिंग नहीं हो जाएगा, गजनी मलिक ये संस्थापक है। तेरह सौ 20 में ये सिंहासन पे आया, इसलिए 1320 की डेट दी गई है। 1320 पे ये आया था सिंहासन पे, और 1412 तक इसका सत्ता चली थी। अलाउद्दीन के शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक ने विशिष्ट पदों पर कार्य किया था। तो जो गयासुद्दीन तुगलक का नाम सुनते हैं, जिसके ऊपर ये अपना तुगलकाबाद किला है, ठीक है, जिसने बनाया था, तो वो बहुत से पदों पर आसीन हुआ था। मतलब कभी कोई पोस्ट पे, कभी सेनापति के पोस्ट पे होते हो, या कभी किसी और पोस्ट पे होते हो ना, पोस्ट पे आते रहते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति जो है सुल्तान बनता है। बाद में जब लोगों को लगता है ना कि गद्दी से तो भाई सुल्तानत गया, अब गद्दी तो खाली होनी नहीं चाहिए, तो तुम में से किसको चुने भाई? ऐसा कड़वक्कड़ बम्बे पर थोड़ी करेंगे, जो सबसे बेस्ट होगा उसको रखेंगे। तो उस टाइम पर जो सबसे बेस्ट काम करता था ना, जैसे काफूर क्यों, जैसे उस टाइम पर काफूर को हटाया गया, अलाउद्दीन खिलजी के बाद काफूर को बैठाया गया। क्यों? काफूर उस टाइम पर उसने मालाबार की तरफ तट पे गया, जीत के लाया ना, इसलिए काफूर। मतलब जो अच्छा करेगा उसको लगेगा ना कि ये आगे और बढ़ाएगा, तो लोग उसी का तो नाम रिकमेंड करेंगे। तो ऐसे ही फिर गयासुद्दीन जो तुगलक है उसने काफ़ी जगह पे काम किया था, काफ़ी पदों पे था। छोटे से शासनकाल के में ही गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई, और उसका जो बेटा है मोहम्मद तुगलक गद्दी पर बैठा। तुगलकों के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत संगठित हुई, और सल्तनत का सीधा नियंत्रण में कई नए क्षेत्र आए। तो तुगलक के में आ जाता है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक में उसका आ जाता है एक और है मोहम्मद बिन तुगलक, ये दो आएंगे, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। तो उसमें मैंने बताया था कि गयासुद्दीन जो तुगलकाबाद किला है उसको बनने में भी एक है, इसके अंदर तुगलकाबाद पे श्राप पड़ा था, है ना, ओलिया का। तो वो लाइन था ना, वो मैं उस दिन मिस कर गया था। वो लाइन ये है, या तो रहे उजड़। तो बताया था, आपको बताया था मैंने। हाँ, बच्चे भी सुनते हैं ना मुझसे कहानियाँ। या तो रहे गुजर, या तो रहे उजड़ जाएगा, या गुजर रहेगी, ऐसे या कुछ तो बताया। वैसे उजड़, या तो रहे गुजर। हाँ, ये था, आपको ही बताया था मैंने। हाँ, मेरे को तो आते के साथ ही बताए थे आपने। क्या है ना, सभी जिद करते हैं छोटी क्लासेस में, जो 9th 10th होता है ना, वो जिद करते हैं कहानी सुनाओ। तो मैं कहानियाँ सुनाता रहता हूँ। तो पता नहीं तुगलकाबाद की सुनाता हूँ, कभी किसी की सुनाता हूँ, कभी किसी की सुनाता हूँ, तो मुझे पता नहीं रहता मैं किसको क्या क्या सुनाता रहता हूँ। ठीक है, खैर, तुगलकाबाद किला का अगर नाम यहाँ पर आए तो ये सारी चीज़ें आप में लिख सकते हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो तुगलकाबाद गद्दी पे बैठे, अगर ऐसे कुछ तुगलकाबाद किले के बारे में आए तो जन्म तब लिखेंगे, लेकिन इससे पहले अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं। फिर दक्कन और दक्षिण की तरफ जाने लग गए। जैसे किसी में बताया गया है कि गयासुद्दीन तुगलक जब एंट्री ली थी और उसने गद्दी पर बैठा, तो उसने कई क्षेत्रों को अपने में मिलाया था। तुगलकों ने कई क्षेत्रों को अपने में मिलाया था, तो इसलिए दक्कन और दक्षिण के प्रदेश की बात करते हैं। दक्कन की बात की जाए ना, तो साउथ इंडिया के बारे में बात होती है। ठीक, तो अलाउद्दीन ने जो है दक्कन के क्षेत्रों में शुल्क अदा करना बंद कर दिया था और स्वतंत्रता का झंडा उठा दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजकुमार होते हुए जूना खान के नाम से प्रचलित राय रुद्रदेव के खिलाफ अभियान छेड़ा, जो लंबे युद्ध के बाद पराजित हुआ। वारंगल अब दिल्ली सल्तनत के सीधे नियंत्रण में था। तो जब अलाउद्दीन की मौत हो गई, तो जितने लास्ट जो जिनको उसने जीता था ना अलाउद्दीन ने, वो अब सिर्फ उठा रहे थे, वो अब स्वतंत्र होना चाह रहे थे, आज़ाद समझ रहे थे अपने आप को। तो उसको वापस कंट्रोल में लाना है। अगर दिल्ली सल्तनत में अगर रखना है, तो जो आज़ाद हुए उसको वापस अपने कंट्रोल में लाओ, इसलिए वापस गया था। और कौन गया था इसके खिलाफ में? इसके राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको जूना खान के नाम से भी जाना जाता था, जूना खान।
क्रेडिट लिया था इससे, ऐसे नाम लेते रहते हैं। अब पूरे तेलंगाना क्षेत्र को प्रशासनिक टुकड़ों में बांटा गया और सल्तनत का हिस्सा बन गया। तुगलक ने तो दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय किया। उसका नाम रखा था दौलताबाद। तो देवगिरी नीचे आ जाता है, देवगिरी पर्वत है, देवगिरी नीचे आ जाता है, उसको सोचा था कि इसे राजधानी बना लेते हैं और उसका नाम रखा था दौलताबाद, कि इसे दौलताबाद के नाम से रख देते हैं, क्योंकि नाम चेंज करते थे वो तो अपने इस्लामिक नेम में लाएंगे। जो भी आता था उनको लगता था कि इसको अपने इसमें जाके इसमें राजधानी बदल देते हैं। व्यवस्था में उत्तर क्षेत्र को यही से नियंत्रण करना चाहता था। व्यापक संख्या में कुलीन वर्ग, धार्मिक व्यक्ति, शिल्पी नई राजधानी में स्थानांतरित किए गए। प्रतीत होता है कि उसका इरादा दौलताबाद को दिल्ली के साथ साथ दूसरी राजधानी का बनाना था। कालांतर में यह योजना त्याग दी गई। हालांकि इस योजना ने दक्षिण तथा उत्तर के मध्य रिश्तों में सुधार किया। क्षेत्रीय विस्तार के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक संबंध भी बने और फले फूले। तो उसने क्या किया था, पूरे के सभी लोगों को बोल दिया था कि चलो भाई नीचे दौलताबाद चलो, हम अब राजधानी उसे बना रहे हैं। फिर बाद में वो प्लान ड्रॉप हो गया, फिर बोला चलो भाई वापस आ जाओ, नहीं जाना हमें नीचे। तो ये इसीलिए लोग इसे ज़रा बेवकूफ़ के रूप में माना जाता था कि पूरे के पूरे शहर को आप उठा के लेकर जा रहे हो नीचे, दक्षिण तक चला के लेकर जा रहे हो, और फिर उन्हें बोलो कि हाँ भाई अब ये राजधानी ये नहीं है, ये चले गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के। इसके बाद में बोलते कि नहीं प्लान ड्रॉप, वापस चलो, दिल्ली वापस आते। तो फिर वो लोग बोले अरे यार अभी एक आए थे इतना वहाँ से छोड़ छाड़ के, अभी वापस यहाँ से चल के वापस ऊपर जाओ। तो फिर इसलिए लोगों को वहाँ से राजा की तरफ ना थोड़ा सा रुझान थोड़ा कमा दे कि बेवकूफ़ है क्या राजा, थोड़ा बेवकूफ़ तो नहीं है। लेकिन इससे थोड़ा सा ये हो कि लोगों को आने जाने से थोड़ी संस्कृति मैच होगी। जैसे कि लोग अगर एक दूसरे के शहरों में जाते हैं तो वो अपनी संस्कृति लेकर जाते हैं और वो उनकी संस्कृति भी अडैप्ट करते हैं। इससे थोड़ा संस्कृति, क्योंकि साउथ वाले कभी नॉर्थ में नहीं जो साउथ वाले कभी नॉर्थ में नहीं जाते हैं, नॉर्थ वाले कभी साउथ में नहीं जाते। जाता है कौन है, व्यापारी लोग जाते हैं, वो लोग कभी जाते नहीं, तो संस्कृति कभी मेल जोल नहीं हो पाती। तो बस इससे बस यही एक बात हुई कि संस्कृति थोड़ा मेल जोल हो गई, वरना इससे ज़्यादा कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ा नहीं, क्योंकि लोगों को बेवकूफ़ी का काम लगा था कि ऊपर से नीचे लाओ फिर वापस नीचे से ऊपर जाओ। राजधानी परिवर्तन मोहम्मद तुगलक के सर्वाधिक विवादास्पद निर्णयों में से एक था। दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद राजधानी परिवर्तन करना। डॉक्टर मेहंदी हसन एक वो है जो इसमें हिस्ट्री लिखते हैं। सुल्तान दोनों राजधानियों को बरकरार रखना चाहता था। बर्नी के अनुसार 326 से 27 में सुल्तान ने अपनी राजधानी स्थानांतरित करने का निर्णय लिया क्योंकि केंद्रीय स्थिति में स्थित था। इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली की जनता सुल्तान को गालियों वाले पत्र भेजा करती थी, लेटर्स भेजती थी गालियों वाले, क्योंकि लोगों को बिल्कुल बेकार लगा ना। अब यार आपको उठा के लेके जाऊँगा कि चलो भाई सारे लोग इकट्ठा करो, बोरिया बिस्तर बंद करो सब कुछ, और जो भी तुम्हारी ज़मीन वमीन है छोड़ो इधर और नीचे चलो देवगिरी के पास। तुम लोग सुल्तान हो, सुल्तान के सामने तो कोई कुछ कह नहीं सकता, तो चलो भाई। और जब नीचे गए तो फिर सुल्तान कहेगा नहीं यार प्लान तो अच्छा नहीं है, चलो वापस दिल्ली चलो, और फिर वो वापस दिल्ली चले। तो आपको क्या लगेगा, ऑब्वियसली बात है गालियों वाले पत्र ही आएंगे सुल्तान को, इनाम तो मिलेगा नहीं उसको। तो यहाँ पर सब लोग उसको गालियों वाले पत्र भेजा करते थे। इब्न बतूता के अनुसार दंडित करने के लिए सुल्तान ने राजधानी परिवर्तन का निर्णय लिया था। इमामी कहते हैं कि उत्तर पश्चिमी सीमा काफी दूर था और मंगोलों की पहुंच से बहुत परे था। विभिन्न मतों की वजह से स्थानांतरण की मुख्य वजह पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। उसने असल में ये चेंज किया क्यों राजधानी, ये अभी तक समझना थोड़ा मुश्किल है। कई लोग ये कह रहे हैं कि मंगोल जो है वो आक्रमण दिल्ली में बड़ी जल्दी कर सकता है, लेकिन देवगिरी पे आक्रमण करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली यहाँ पर पड़ रहा है, देवगिरी नीचे पड़ रहा है। मंगोल अगर आएंगे तो दिल्ली पर पहले आ सकते हैं, ना कि मंगोल तक, तो एक राजधानी सुरक्षित हो जाएगी। कई लोग ये कह रहे हैं, कई कुछ और कह रहे हैं। तो असली में उसने राजधानी बदलने का फैसला क्यों लिया था? जो दिल्ली अच्छी खासी चल रही थी, दिल्ली को चेंज करना क्यों? दिल्ली सल्तनत का नाम चल रहा है ना, तो दिल्ली चेंज करना क्यों? ये अभी तक कोई समझ ही नहीं पाया कि असल में वो किया क्यों उसने। मोहम्मद तुगलक ने हालांकि दिल्ली से देवगिरी सड़क का निर्माण किया था,
विश्राम ना हो भी स्थापित किया था, किंतु लोगों ने सफर आसान नहीं था। कष्टदायक यात्रा और भयानक गर्मी की वजह से काफी लोग मर गए। बढ़ते असंतोष को देखकर भांपकर दक्षिण से उत्तर भारत नियंत्रण नहीं हो पाएगा। सुल्तान ने दौलताबाद छोड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि नीचे जितना जाओगे ना वहाँ गर्मी ज़्यादा है, और हम दिल्ली वाली जितना एरिया पड़ जाता है, दिल्ली में दोनों क्लाइमेट हुए चलते हैं, ठंड तो बहुत ठंड, गर्मी तो बहुत गर्मी, लेकिन मिक्स वाले रहते हैं, और बहुत ज़्यादा गर्मी झेलने की आदत नहीं है। और यहाँ से जब लोगों ने सफ़र करना तय किया, धीरे धीरे उनको गर्मियों का सामना करना पड़ा। अब चल के जा रहे हैं, है ना, एक तो चल के जा रहे हैं, ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा, ठीक है। इसी कारण वैसे उसने रोड बनवाया था वहाँ से यहाँ तक दौलताबाद तक के लिए कि कोई परेशानी ना हो, लेकिन लोग मरने लग गए। तो जब ये हुआ तो लोग, सुल्तान को लगा कि ये तो गलत फैसला ले लिया मैंने, ये तो गलती होगी मेरे से, वापस चलो। तो यहाँ पर वापस अब जाने का एक और फैसला हुआ था, जिसके कारण ही इसको मैंने कहा था ना कि तुगलक का मतलब संकी होता, ये संकी का परिचय। अब आ जाता है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम पश्चिम नॉर्थ वेस्ट। नियमित अंतराल पर दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों के आक्रमण होते रहते थे। सन 1326 से 27 में तरमशरीन खान के नेतृत्व में बड़ा मंगोली आक्रमण हुआ था। तो सबसे एक बड़ा सा आक्रमण हुआ था 1326 से 27 के बीच में, मंगोलों का आक्रमण। किसके साथ, किसका नेतृत्व में हुआ था? तरमशरीन खान के। जितने नाम आप याद कर सकते हो वो तो अच्छी बात है, नाम याद नहीं कर पाओ तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको सिखाया था ना, दूसरे तरीके भी सिखाए हैं पेपर करने के। जब नाम ना हो तो आप डाल दो कि तरमशरीन खान के नेतृत्व में, चलेगा, है ना, चलेगा। तरमशरीन खान लिखने की जरूरत नहीं है, खान के नेतृत्व में। या आप लिख दीजिए कि मंगोल के नेतृत्व में 1326 में अटैक हुआ था, चलेगा। ज़रूरी नहीं होता कि आप तरमशरीन खान के नेतृत्व में 1326 से 27 में एक मंगोलों का बड़ा आक्रमण हुआ था। इतना बड़ी लाइन नहीं लिख पा रहे हो जैसे मैं लिख पा रहा हूँ, आप नहीं लिख पा रहे। याद हो तो लिख देना, नहीं हो तो कि किसका, अगर खान तो याद रहेगा, खान याद रह जाए, और एक बार डेट याद रह जाए। डेट भी याद नहीं हो तो 1326, लेकिन आप ये बोल दीजिए 1326 में 14वीं शताब्दी के शुरुआत में, ये भी लिख सकते हो 14वीं शताब्दी की शुरुआत में 1326 एग्जैक्ट आपको याद नहीं है तो ठीक है, ऐसे चला लीजिएगा, क्योंकि लिखना तो पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है बेटा कि आप मिडिवल पे कुछ लिख कर ही नहीं होगी, लिखना तो पड़ेगा बेटा, चाहे तो कुछ भी कर लो। मिडिवल के क्वेश्चंस छूटते बहुत हैं लोगों को, इसी के कारण मिडिवल के कॉलेज में भी छूटते हैं लोगों के क्वेश्चंस, मिडिवल के NIMS में भी छूटेंगे, मिडिवल के किसी भी क्लास में छूटते बड़ी जल्दी है, क्योंकि मोहम्मदन नेम्स याद नहीं होते और तारीखें बहुत होती है। बाकी पीछे में भी तारीखें नहीं थी, चंद्रगुप्त के टाइम पे भी देखा होगा, चंद्रगुप्त के टाइम पे नाम ना थोड़े थे और तारीखें थी ही नहीं। बहुत गिनती चीज़ें जो है आपके तारीखें मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही, यहाँ तारीखें बहुत होगी क्योंकि लोग तारीख सीख चुके थे, डेट सीख चुके थे, इसलिए इनको यहाँ पे आपको हर किसी का सन मिल जाता है, 1326 हर जगह मिल रहा है आपको, इसको कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, सब मिल रहा है ना। जितना हो सके याद करने की कोशिश कीजिए, नहीं हो पाए तो मेरा जो ट्रिक है भिड़ा दीजिएगा। तो उसके नेतृत्व में एक अवार मोहम्मद तुगलक ने सीमाओं को सुरक्षित रखने का नियंत्रण किया। लाहौर से कन्नौज पेशावर जीत लिया गया और प्रशासनिक नियंत्रण लागू हुआ गया था। सुल्तान ने कराची क्षेत्र, वर्तमान का हिमाचल है, पहले ये कराची था, उसको जीतने का प्रयत्न किया। कंधार को भी जीतने का प्रयत्न किया, किंतु वो सफल नहीं हो पाया। नई नीति अपनाने के विषय में मोहम्मद तुगलक अच्छा था। उसने कृषि के विकास के लिए विभाग का निर्माण करवाया था, ये सब चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसने कृषि के लिए विभाग निर्माण करवाया था जिससे खेती अच्छी हो। दीवाने को ही कहा गया, किसानों को जुताई के लिए बीज लेने की सहायता प्रदान की गई। फसल बर्बाद होने पर भी ये ऋण दिया जाता था, इनको ऋण देना पड़ा, क्या है इस ऋण को क्या कहते हैं, अपना कर्जा, ठीक है, लोन दिया जाता था। अन्य महत्वपूर्ण सुधार, चांदी की कमी से पार करने के लिए प्रतीकात्मक मुद्रा चलन था। इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका जो चचेरा भाई है फिरोज तुगलक सुल्तान बनता है और उसके शासन में कोई भी नया क्षेत्र नहीं जीता जाता और उसके विशाल साम्राज्य को बनाए रखने के लिए बहुत कोशिश की गई। जो पहले का जो तुगलक था उसने बहुत
बहुत बड़ा जो साम्राज्य बनाया है उसको बनाए रखने की बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन नहीं हो पाया। क्योंकि उसके उत्तराधिकारी बहुत ढीले थे तो काम नहीं हो पाया। 1398 में तैमूर के जो हमले हुए थे उससे सल्तनत हिल गई और तुगलक साम्राज्य के अंतिम दिनों में 1412 में सल्तनत उत्तर भारत की एक छोटी सी जगह पे सिमट के रह गई। और बाकी के जो एरिया है वो क्या होगा, सिमट लेने का मतलब क्या होता है कि बाकी के जो एरिया है वो लोगों ने कहा कि भाई हम आपका जो शासन है वो नहीं मानते, हम आज़ाद हैं। तो उस आज़ाद जगहों में आ जाते हैं। पूर्व में उड़ीसा, बंगाल पूर्व जो है, और उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारी जगह अपने आप को अब आज़ाद मानती थी। दक्कन तथा दक्षिण में विजयनगर और बहमनी राजनीतिक शक्तियां बन गई थी और एक प्रशासन का स्टार्ट हुआ था, शर्की प्रशासन। और यहाँ पर आपका तुगलक खत्म होने को, तुगलक अब खत्म हो रहा था और दूसरे लोग अब आज़ाद हो रहे थे, जैसे कि गुजरात, मालवा, ये लोग आज़ाद होने लग गए। बाकी राज्यों ने जिसको जीता था और वो जो राज्य भी अपने आप को आज़ाद बताने लग गए, क्योंकि उत्तराधिकारी इतने ढीले हैं क्योंकि वो सारे लोगों को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। अब जब कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे तो बाकी लोग तो आज़ादी बनेंगे अपने आप को, क्योंकि आप अकेले एक इंसान, एक जो मैंने बताया था, एक इंसान बस एक छोटे से एरिया पे खड़ा रहता है, वो पूरे भारत को कैसे कंट्रोल करेगा। इसका मतलब वो जिस लोगों को अपॉइंट करेगा वो बढ़िया होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। वही लोग अगर बेकार है तो फिर कैसे कंट्रोल करोगे। इस तरह से ये तुगलक जो है फाइनली ख़त्म होने को जाता है। और उसके बाद आ जाते हैं सैयद वंश, जिसमें मैंने बताया था 2 भाई हैं सैयद करके। सैयद 2 भाई होते हैं, वो दोनों मिलकर वंश चलाते हैं। पॉज करना, थोड़ा रेस्ट हो गया शुरू। तो इसके बाद आ जाता है सैयद वंश, जैसे कि है तुगलक खत्म होते हैं। तुगलक की जो एंडिंग है, सारे के सारे राज्य अब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे हैं। तो उस टाइम पर आ गए थे सैयद वंश। 1398 में दिल्ली की सेना को पराजित करके तैमूर ने खिज्र खान को मुल्तान का शासक नियुक्त किया। खिज्र खान ने सुल्तान दौलत खान को पराजित किया और सैयद वंश की स्थापना की। तो इसका मतलब इसमें सुल्तान में आ जाते हैं दौलत खान, और उसकी उपाधि धारण, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि वह रायते आला ही संतुष्ट है। तारीख मुबारक शाही के लेखक याहवा सिरंदी दावा करते हैं कि सैयद वंश के संस्थापक जो है वो पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज था। तो ये है कि उन्होंने सुल्तान का जो क्रेडिट है वो लेने से मना कर दिया। वो मतलब वो जो सलाह वगैरह देते हैं उसमें ही वो खुश थे, वो यही चीज़ काम है, इतना ही काफ़ी है उनके लिए। तो एक तारीख मुबारक शाही का लेखक जो है याहया सिरहिंदी, वो ये दावा करते हैं कि जो बने हैं शासक, क्या नाम है, सैयद वंश का जो संस्थापक है वो असल में पैगंबर मोहम्मद साहब है ना, जिन्होंने इस्लाम को बनाया, उनका जो है ये वंशज है, उनके बेटे से बेटे, उनके बेटे वही है, ये उनके वंशज है, ये उनका कहना है। राइटर्स काफ़ी कुछ लिखते हैं, ठीक है, किसकी वजह से लिखते हैं, तलवार की नोक पे लिखते हैं कि ऐसे ही लिखते हैं, ये तो पता नहीं सकता। खिज्र खान सैयद वंश का सबसे सक्षम शासक था और खिज्र खान की मृत्यु के बाद मुबारक शाह 1412 से 34 और मोहम्मद शाह 1434 से 45 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठे। मुबारक शाह जो था वो बैठे हुए 1412 से 34 और मोहम्मद शाह 34 से 45। दिल्ली की गद्दी पे बैठे इन शासकों ने कटिहार, बदायूं, इटावा, पटियाली, ग्वालियर, कंपेल, नागौर, मेवाड़ जैसे विद्रोही क्षेत्रों को नियंत्रित करने का प्रयत्न किया, किंतु कुलीन वर्ग के षड्यंत्र के चलते ऐसा ना कर सके। कुलीन वर्ग वो होता है अमीर लोग, ये लोग इन सबको कंट्रोल करना चाहते थे। जो जो जगह पे ये नाम जगह बताया मैंने, ये सभी जगह पे ना विद्रोह हो रहे हैं इनके खिलाफ, तो ये क्या करना चाहते थे, उनको दबाना चाहते थे। लेकिन ये दबा इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि वहाँ के जो अमीर लोग हैं, कुलीन वर्ग, वो ये सब चीज़ें करने नहीं दे रहे, क्योंकि असल में इससे पता ये चल रहा है कि विद्रोह को बड़ा कौन रहा है, ये अमीर लोग। इसको मैंने बहुत पहले ही बताया था कि जो अमीर वर्ग होते हैं वो लोग आपस में संगठित होते थे, है ना। इसके लिए किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने मना कर दिया था कि आप जब भी तुम एक दूसरे से मिलोगे या शादी विवाह करोगे या समारोह में मिलोगे तो सबसे पहले आप मेरे पास आएंगे। मैं धीरे धीरे सर उठा रहे हैं, ठीक है, उनको भी दबाया जा रहा है, ठीक है। साम्राज्य ऐसे नहीं कि एक हारता है अचानक से कोई दूसरा आ जाता है, तो धीरे धीरे डिक्लाइन हो जा रहा है, धीरे धीरे दूसरे लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें टाइम लगता है।
इसमें अभी तक किसी भी ऐसे शासक का नाम लिया नहीं जाता ना, ऐसा है। ऊपर से जो तैमूर लोग थे वो आ रहे ईरान की साइड से, वो लोग हमला करते थे, मंगोलों का नाम लिया गया, वो हमला करते थे। तो अभी तक इन सब चीज़ों में भी चलता था। और कोई शासक जो दूसरा, देखिए जो शासक का उन्हीं का बेटा आना वो तो बड़ा आसान है कि भाई राजगद्दी दे दी मैंने आपको, लेकिन कोई दूसरा वंश था वो आपका उसका गैप होना, उसमें तो वक्त लगेगा। उसमें वक्त लगता था यार, ऐसे ही के कारण होता था कि कुछ टाइमलाइन की वजह से वो ईयर रह जाते थे। ठीक है, बस ज़्यादा गैप ही नहीं है, 2 ही साल का गैप है। तो कुलीन वर्ग का जो षड्यंत्र है उसके चलते ये ना हो सका। 1445 में आलम शाह गद्दी पर बैठे और एकदम निकम्मा सुल्तान साबित हुआ। आलम शाह के वजीर हामिद खान ने बहलोल लोदी को सैन्य अध्यक्ष बनाने के लिए आमंत्रित किया और यह महसूस करने के उपरांत क्या वह अधिक समय तक सुल्तान ना रह सकेगा, आलम शाह बदायूं भाग गए। और उसके बाद कौन है? आमंत्रित का मतलब होता है कि ये गद्दी अब आप संभाल लो, ये जो है ये बिल्कुल निकम्मा है, ये कुछ नहीं करने वाला, ये बिल्कुल बेकार कर देगा, ये सल्तनत नहीं चला पाएगा, तब आप आ जाओ इस गद्दी को संभालने के लिए। और उसके बाद आ जाता है लोधी। चौदह सौ 1445 लास्ट रास्ता है कि 1445 की बात आ जाती है, जिसमें कौन बैठता है? ये मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, और लास्ट बैठता है यहाँ पर आलम शाह। और ये जो आलम शाह है ना, ये व्यक्ति जब आते हैं तो अब ये बिल्कुल निकम्मा आता है। और इसका जो इसकी सल्तनत में इसका जो वजीर है, मतलब मंत्री, इनके जो वजीर है हमीद खान, वो बुलावा देता है लोधी को कि आप आइए और इस गद्दी को संभालिए, क्योंकि ये तो वही किसी काम का है नहीं। और आलम शाह फिर इस सुनकर, मतलब ये चीज़ करके बदायूं भाग जाता है, क्योंकि अगर कोई और आएगा तो ऑब्वियसली बात है वो उसे कैद कर सकता है। अब लोधी अगर यहाँ पर आएगा तो उसे कैद कर लेगा, हो सकता है मार भी दे, है ना, तो इसलिए वो बदायूं भाग जाता है। और इसके बाद शुरू होता है लोधी वंश और उनके सल्तनत का पुनर्गठन। पुनर्गठन का मतलब क्या है? सारे स्टेट अपने आप को अलग कर दे रहे थे ना, और बता रहे थे कि मैं आज़ाद हूँ। वहाँ वो एक स्टेट है वो कह रहा आज़ाद हूँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, ये सारे लोग अपने आप को आज़ाद कह रहे थे ना। अब लोधी जब आता है तो इस सबको संगठित करता है, और इस प्रकार से आपका ये भी वाला जो है, ये वाला खत्म होता है।